स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बाजार में बैंक निफ्टी तो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स भी कह लीजिए आप तो बिल्कुल फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, 50 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, तो नंबर जो है वो बढ़ने वाले शेयर्स का अभी भी ज़्यादा है। डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस दोनों के ही नतीजे वीक दिखे और अच्छी खासी पिटाई है दोनों में। एक 8.5% नीचे है और एक 6.5% नीचे। एमआरएफ जो 1 लाख की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो अब 7,000 रुपये नीचे है, 7% की कमज़ोरी है। शायद पसंद नहीं आए होंगे रिजल्ट, या लोगों को 3 रुपये का डिविडेंड नहीं जमा होगा। जुबिलेंट फूड के भी नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक 6% नीचे। और नोवेलिस के कमज़ोर नतीजों से हिंडाल्को में भी वीकनेस है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बातचीत करते हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं गौरव बिस्सा उनसे। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और बाजार थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है क्या, या ये इसका एक ट्रेंड बन गया है कि सुबह बढ़िया खुलता है फिर बीच में थोड़ा ठंडा पड़ता है और 3 बजे के बाद फिर एक बड़ी ज़बरदस्त रैली होती है? गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे आपने सही कहा, थोड़ा ब्रीदर लेना अच्छा भी है। देखिए, हमने काफी अच्छी अपसाइड देखी है और ब्रेकआउट्स भी काफी क्लीन हमको देखने मिले हैं 18,000 के ऊपर। अब उसको सस्टेन कर रहा है। एक छोटा सा ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था रीटेस्ट का, 18,050 तक गया था एक बार, और वहीं से हमने एक बाउंस बैक देखने मिला है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब हो रहा है स्ट्रक्चर, अच्छा ही है। बैंक निफ्टी जो है वो की है। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में, अंडर परफॉर्मेंस के बाद में, आज अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है बैंक निफ्टी के लिए। 41,850 जो है एक की लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ये अगर सस्टेन होते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से और 1,000 पॉइंट अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है, वही है। और एज अ डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ही दिलवाए हैं वही लेवल्स पे। थोड़ा रिस्क है, लेकिन एक वर्थ टेकिंग रिस्क जो कहते हैं, ये वो सबसे लग रहा है। तो स्ट्रक्चर मुझे दोनों ही इंडेक्स का अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग के मौके ढूंढने जाए तो बैंक निफ्टी में ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में ज़्यादा है कंपेरेटिव टू निफ्टी के। अच्छा, कोई स्टॉक चुना कि आपने? आज तो दोनों साइड के बहुत ही मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। कोई स्टॉक आपके रडार पे आया हो? जी, कैनफिन होम काफी बेहतरीन लग रहा है। काफी अच्छा करेक्शन हमको देखने मिला। करेक्शन होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन देखने मिला। अब अगर आप इसके आवली चार्ट्स देखेंगे, आप इसके अगर 2 आवली चार्ट्स भी देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन से स्टॉक जो है बाहर आ रहा है। ओवाई अपटेक देखने मिल रहा है, वॉल्यूम अपटेक देखने मिल रहा है। मेरे रेशियो सिस्टम में ये बाय आ रहा है। तो अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने यहीं पे अराउंड 532 पे हमने क्लाइंट्स को दिलवाया है। तो यहाँ पे आप 510 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मुझे यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है, काफी थोड़ा सेफ बेट भी लग रहा है, वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम पसंद आ रहा है गौरव को, और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड का। चलिए सवाल जवाब आपका सिलसिला शुरू करते हैं। राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरी क्या है बीएल में 500 शेयर्स की होल्डिंग है 102 पे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुना। तो क्या इरादा क्या है? बेचने का इरादा है, रुकने का इरादा है? सर, इरादा तो लॉन्ग टर्म का था अपना, 3-4 साल के आसपास का लेके रखे थे, लेकिन अभी क्या है, आज जो है डाउन मारा थोड़ा, तो तनिक घबराहट सी हो रही है। अरे 5-6 साल के लिए लिया तो फिर अब मतलब एक एक दिन में घबराहट हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो अकाउंट है वो मेरी श्रीमती जी का है, और उनका कहना था कि आज एक बार रिव्यू ले लीजिए। अरे ये है खेला। बिल्कुल सही जी। किया आपने। श्रीमती जी की बात टालने का मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते, शाम को आपको वापस घर भी जाना है। तो गौरव जी मदद करिए राजकुमार पाल साहब की। लंबे समय का नज़रिया है, लेकिन चूंकि आज स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो प्रेशर आ गया कि भैया रिव्यू लीजिए, तुरंत बताइए। देखिए, अगर आपको एक थोड़ी सी 3-4% की गिरावट से अगर आपको थोड़ा प्रेशर आता है, मेरे हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी तो कम करनी चाहिए, चाहे अगर स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अब रही बात कि यहाँ से किस तरह से एक्शन में है, तो आपने काफी ऊपरी लेवल्स पे बाय किया है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार इसमें मंथली क्लोज 120 की आ जाएगी तो स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक जो है काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 25-30% आपको इजीली मिल सकता है 1 साल के अंदर ही। तो अभी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, फिलहाल आप बने रह सकते हैं। लेकिन मैं सुझाऊंगा यही कि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप मत रखिए, कम क्वांटिटी रखिए। क्वांटिटी हमेशा उतनी रखिए कि अगर थोड़ा गिरावट भी आता है तो आपको पैनिक ना है। वही होते हैं असली क्वांटिटी। मेरे लिए शायद 100 शेयर हो, आपके लिए शायद 500 हो, किसी और के लिए 1000 शेयर हो। तो आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप एक बार क्वांटिटी कम कीजिए और बाकी आप बने रह सकते हैं इसमें। तो पाल साहब, ये टेक्निकल राय आपको मिल गई होगी गौरव की, और
फंडामेंटली तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं डिफेंस के, चिप मेकिंग के, बहुत तरह तरह के इन्होंने करा कर रखे हो। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की है लेकिन बहुत मजबूत कंपनी है। तो आपका नज़रिया अगर लंबे समय का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए गौरव आप सलाह दे रहे हैं तो आप उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उम्मीद है कि आप ये बात आपके घर में भी सुनी जा रही होगी, आपकी श्रीमती जी सुन रही होंगी तो उनको भी ये पसंद आएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे संजीव कुमार जी का हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल हरियाणा से। संजीव जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरे पास मन्नमपुरम के 465 शेयर है 140 के प्राइस पे, और सर टाटा मोटर के शेयर हैं 376 478 के प्राइस पे। तो ये सब का ट्रेडिंग वाला है क्या? 15 हजार का लॉस है सर। 15 हजार का लॉस है, ट्रेडिंग के लिए लिया था ये सब क्या? नहीं सर, डिलीवरी के लिए रखा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये नहीं पता चल रहा कि इनका ग्रोथ कैसी है, ये उभर पाएंगे कि नहीं। या गौरव लेते हैं आपके दोनों से सवाल लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस 141 की बाइंग है इनकी और 108 रुपये पे चल रहा है। ये बहुत दिनों से 100 की रेंज 108 की रेंज में फंस गया है और एक समय था इसने 250 की रेंज भी दिखाई थी। तो पहले तो इस पर बताइए लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें क्या? चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए इसमें मन्नपुरम में देखा जाए तो बने रह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट अगर देखता हूँ तो एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न कहते हैं, उसी के सपोर्ट से स्टॉक जो है वो घूमा है। आपको होल्डिंग पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, जो आपके लेवल्स हैं मुझे लगता है कि वो लेवल्स भी आ सकते हैं। अच्छे लेवल्स जो बाय करने थे 95 थे, जहाँ पे हमने क्लाइंट्स को भी इसमें रिफ्लेक्ट किया था। आप यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे अगर जा रहा था आप एग्जिट कीजिए। सस्टेन हो गया मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड को देखने मिल सकती है, और अगर आपका नजर 1-2 साल का है तो आपको मुनाफा भी मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, उसमें बने रह सकते हैं। और टाटा मोटर्स में भी बने रहे क्या गौरव? टाटा मोटर्स भी इनका सवाल था। टाटा मोटर्स में आप बने रह सकते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, रेंज बाउंड है। अगर आपको जो तुरंत पैसा बनेगा वो नहीं है, ये अंडर परफॉर्मर रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा और अंडर परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टीवीएस मोटर से या महिंद्रा से या मैं एस्कॉर्ट से करूँ तो वो अंडर परफॉर्मेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ने चला नहीं है। आप देखिए कि 10% तो 1-2 महीने में चल गया। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट से उसको रिटेस्टर के ऊपर जा रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आपका नजर 1 साल से ऊपर का है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको देखने मिलेगी। दोनों में होल्ड करने की सलाह है। क्विकली एक सवाल और लेते हैं। विपुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। जी सर मैंने ये इंडियन बैंक को दिवाली के दिन खरीदा था 1158 में। 1160 के आसपास मान लेते हैं। 1158 ठीक है। तो 1158 पे खरीदा था और इस समय है 1166। क्या करना चाहिए गौरव इंडसइंड बैंक में? इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, वीकली चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, यहाँ पे बने रह सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 1 साल का नजरिया होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो जब तक स्टॉक जो है 1180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड है। अगर आप पिछले 10 दिन का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, बट ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने मिल नहीं रहा है, कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है। तो वो लिहाज से यहाँ पे फिलहाल 1180 एक की लेवल है, वो अगर सस्टेन हो गया, उसके ऊपर क्लोज हो गया तो आपको 5-6% तुरंत मिल जाएगा। वो आपका हो गया ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका नजरिया 1 साल से ऊपर का है तो बिल्कुल बना रहिए, यहाँ से आपको और काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि बड़े ब्रेकआउट्स इसमें देखने मिल रहे हैं। ओके, तो ये तस्वीर निकल के आ रही है। चलिए अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। गौरव आप रुकिएगा हमारे साथ। टायर बनाने वाली कंपनी सीएट ने दूसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं उसमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो एक वन ऑफ खर्चा था जिसकी वजह से आप प्रॉफिट काफ़ी नीचे देखेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के उससे काफ़ी बेटर यहाँ पे पेश किए हैं। बातचीत हम करेंगे। कंपनी के सीएफओ हमारे साथ हैं कुमार सुबिया। कुमार सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। एक बार तो आप हमें थोड़ा नंबर एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत लोगों को नंबर देख के समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इस तरह के नंबर्स क्यों हैं। Good morning. Thank you for having me on your show. Could you repeat the question? I couldn't hear your question clearly. In the numbers, because the headline numbers are showing the different story. Yeah, the numbers as far as Q2 was concerned, it was in terms of revenue, there was the highest revenue that we have ever achieved. So we're happy with that. And year-on-year basis, we've grown by about 18%. And quarter-on-quarter, we have grown by about 3%. Large part of the growth
was driven by OEMs, and exports had a little bit of headwinds, and replacement was steady. That's the way I would like to summarize. There's been some improvement in the margins over the previous quarter to the extent of little over 100 basis points, and largely driven by increase in selling price of our tires, some control over our operating costs. The benefit of raw material cost reduction is likely to flow in from Q3 onwards. Kumar sir, during the quarter, your replacement market is showing the moderate growth in the second quarter, and especially in two-wheeler segment, the growth is very steady, or rather we can say it's not accelerating. What are the reasons, sir? Two-wheeler growth, from our point of view, we grew strongly with OEMs during a Q2. And in the replacement market, it was kind of a flat. During the quarter, we also took some price increase. So we had value growth in Q2. We took a price increase of approximately about 8% in motorcycle tires and scooter tires in the month of August. Okay, that gave us some value growth. But in terms of demand standpoint, it's been flat. कुमार सर, पैसेंजर व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल में भी बहुत फ्लैट सी डिमांड है, कमर्शियल में रादर सीजनली वीक डिमांड है, जबकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑटो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फिर क्यों ऐसा, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? No, auto OEM side in the segments that you just now mentioned, passenger cars, utility vehicles, demand, it had grown in double digits in Q2 if we were to compare it to the same quarter of last year. Yeah, in the replacement market, okay, normally Q2 and Q3 are relatively weaker months compared to other weaker quarters compared to other quarters, largely on account of monsoon season. Generally there is a tendency to replace less tires during that particular period. Otherwise, we have been holding on to our market share, okay, and when our market grows, we are able to participate in the growth. But you would tend to see a marginal decline in Q2 and Q3 compared to other two quarters. Okay. Kumar sir, your export revenues has grown by 24% YOY, but in terms of volumes, it is flat, rather it is getting impacted. What are the reasons? Is it because of the currency hedge you are getting the benefit? No, in case of exports, across all segments, we have been taking price increases at regular intervals. Okay, if we have a solid last base as far as Q2 is concerned. If you recall, in the year FY 21-22, our exports grew by 50%, okay, over the previous year. So we are talking about on a strong base. But since the beginning of the current financial year, we are seeing some headwinds as far as exports is concerned. Okay, the demand from our own neighboring countries, Africa and Europe, have been on the decline. Okay, some of them on account of steep depreciation in the respective countries. And Europe, generally, the demand has been weak. Our dealers and distributors in those regions, they tend to keep little lower inventory too, just to be cautious. I think so. Exports is seeing some kind of headwinds overall in passenger categories as well as commercial categories. But in specialty, we have been growing. And the specialty means I'm talking about off-highway tires. We are able to get decent amount of growth in across all geographies. What percentage of off-road tires in your total revenue? Our total revenue approximately, including farm tires that we sell in India, otherwise it will be about 800 crores, that overall our off-highway revenue on an annualized basis. How is truck tire demand internationally and domestic? Now, internationally, we face some headwinds. See, in particularly, in countries like Indonesia, where you need permit before you export tires. So we're facing some challenges in getting those permits in Europe, in Indonesia. What are the challenges? Why are you not getting the permits? Normally, it is a permit given by the local government in the country. Even when you have orders, okay, unless you get that permit, you are not allowed to export tires. So there are periods where in Indonesia, based on their own local priorities, local
currency situations. Okay, there could be some periods where they may not grant adequate permits. So that causes issues for those who are exporting outside ASEAN to Indonesia. Okay, sir. Lastly, what are the cost and raw material prices, including margin picture going forward in H2? As I see, raw material basket has got 4% upside. Yeah, in Q2, you're right. Q2 RM overall cost went up by 4%, and which was even marginally higher than our estimate for Q2. Going into Q3, we expect raw material prices basket to come down in the range of about 2.5% to 3% in terms of cost of goods sold. And the correction in raw material cost has been a little higher than that. If should the raw material price continue at the current level, there could be some positive impact in going into Q4 also. While base price of these raw material have come down, say in dollar terms, the depreciation of currency also has an adverse impact. In the last 6 months, currency has moved from 75 to a dollar to around 82 to 83 to a dollar. So that also has an impact on imported materials. Also on some of the materials that we buy in the local market are import parity prices. So after adjusting that, we expect raw material basket to come down in the range of 2.5% to 3% in Q3. We may have some positive impact in Q4 too, but maybe closer to the time we would be able to give a better estimate. Okay, Mr. Kumar, considering all the facts and figures we have discussed till now, how is the operating environment? Having said this, I'd like to mention the bottom of the pyramid market is not picking up at all. Mark, see, if you look at our first 6 months performance or Q1, Q2 year on year, and Q2 year on year, we have grown by about 18%. Okay, it's a combination of both volume as well as value. Okay, and the Q1 we had a very strong growth, upwards of 40% over the same quarter of last year. Needless to say, I think this Q1 of current year is not comparable to Q1 of the previous year, because last year COVID wave 2 hit and the demand was a little lower. Overall, market has been growing. Okay, and these days the price growth is a little higher than volume growth. Bottom pyramid of the market, I think in the replacement, the growth has been marginal. In the OEMs, the growth has been good. I think the auto sector had a good festive season. On exports, off late, due to macroeconomic reasons or issues in certain geographies, it's impacting overall demand, which we think once Russia-Ukraine maybe war comes to an end, or there's some clarity on availability of energy or energy cost in Europe, and the recession fear disappears in Europe, maybe you could see some uptick, but there will be a period where we'll have some issues in terms of growing exports market. I think it's a combination of all three. Last 2 years, 3 years, we have been steadily growing from 6,600 crores of revenue to 7,600 to 9,300 last year. And we are at a higher level in the current year. So overall, we have been growing. Okay, but that's the way I would like to summarize. Okay. Thank you, Saurabh sir. Thank you so much. Pleasure talking to you. Thank you. तो सीएट का मैनेजमेंट ये मानता है कि मार्केट में भी चैलेंजेस हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल मार्केट में, और रिप्लेसमेंट मार्केट यानी जो टायर बदली करते लोग, वो वाला भी बहुत स्टीडी ग्रोथ है अभी पे, लेकिन फिर भी कंपनी जो है परफॉर्म कर पा रही है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट धीरे धीरे कम आ रही, तो शायद उसका इनको आगे जाते हुए मार्जिन पे भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, कंपनी सेल थ्रू कर रही है। 1626 पे ट्रेड कर रहा है। गौरव, सीएट पे क्या राय है आपकी? देखिए, स्ट्रक्चर अच्छा है, एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर जाके आज रिटेस्ट हुआ। अगर आप आज का कैंडल देखेंगे तो काफी एक अच्छा पुल बैक नीचे से देखने मिला है। तो मैं फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको सपोर्ट्स आपके काफी नीचे में है, 10% नीचे के सपोर्ट्स हैं। बट अगर डिक्लाइन अगर आपको देखने मिलता है टुवर्ड्स 1560 1570, आप बिल्कुल उसको बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1480 का, और ऊपर में स्टॉक जो है एक बार 1750 के लेवल पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली यहाँ पे फेवरेबल में नहीं है, इसलिए अगर कोई है तो होल्ड करो। फ्रेश एंट्री नीचे लेवल्स पे कर सकते हैं। ओके, तो सीएट पे ये राय निकल के आ रही है। नतीजों पे हमने अभी चर्चा की मैनेजमेंट के साथ, और अब फिर वापस लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ। घनश्याम जी हमारे साथ गांधी धाम से जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, बताइए क्या सवाल है आपका?
नहीं सर जी, एक्चुअली मैंने टीसीएस के लिए दिया था कितने शेयर लिए? उसमें। हाँ, टीसीएस के लिए। कितने शेयर हैं आपके पास? 20 20 शेयर हैं। हम्म, वो 20 शेयर हैं। वो 10 एक्चुअली लिए थे मैंने 19 में, और 2061 रुपीज पर शेयर। और दूसरे 10 लिए थे वो 3929 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो एवरेज आप एवरेज मेरी ये है आपको 2995 का। ठीक है, रुकने का इरादा है या मन कर रहा है ये प्रॉफिट ले लें? क्या मन कर रहा है नहीं, आपका? तो मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, जैसे 19 से मैं ले रहा हूँ। ठीक, ओके सर। गौरव जी बताइए, टीसीएस में इन्होंने 2 बार लिया तो एवरेज कॉस्ट इनकी 3000 के नीचे है और स्टॉक इनको प्रॉफिट दे रहा है और रुकना भी चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आईटी की पूरी स्थिति आपको सभी लोग दर्शकों को भी मालूम होगी, दुनिया भर में काफ़ी दिक्कतें हैं आईटी सेक्टर के लिए और हमारा आईटी इंडेक्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या ये कोई दिक्कत की वाली बात है, क्योंकि प्राइसिंग तो इनकी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे इस प्राइस पे? मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए और अगेंस्ट द व्यू कंसेंसस व्यू की आईटी खराब। मेरा अगले 2 साल 3 साल का अगर सेक्टर देखा जाए तो मेरा टॉप पिक जो रहेगा वो आईटी ही रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड देखने मिल सकती है आपको आईटी के अंदर अगले 2 सालों के अंदर। तो मुझे जब तक इन्फोसिस टीसीएस मूव करेगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स मूव नहीं करेगा, तो वो सबसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और मैं कहूँगा बिल्कुल इसमें बने रहिए आप। हाँ, यहाँ से और 100-200 रुपए गिर सकते हैं, मैं वो ना नहीं कह रहा हूँ, मार्केट गिरा तो ये भी गिरेगा, लेकिन बड़ी गिरावट मुझे आईटी में लगनी चाहिए। आपको बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। 3000 के नीचे अगर आता है तो मैं आपको दूसरे दर्शकों को भी कहूंगा कि एनीथिंग बिलो 3000 2009 के आसपास में मिलता है टीसीएस, अगर मिलता है तो आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के नजदीक आ जाएगा और रिस्क वोट काफी फेवरेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी काफी ज्यादा लुक्रेटिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी लुक्रेटिव बने रहिए घनश्याम जी, आप कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संतोष जी बताइए क्या सवाल है? आईएक्स कंपनी का शेयर हमारे पास तो सर एवरेज करते हुए सर 164-65 का रेट है। 4500 शेयर है सर, तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है आईएक्स में, बताइए गौरव जी, क्या किया जा सकता है इसमें? 4500 शेयर इकट्ठा कर लिए हैं 164 प्राइस पे। देखिए फिलहाल बने रहिए यहाँ पे। 150 का अगर देखेंगे तो 3-4 बार यहाँ पे आके अटक के ऊपर गया था, अब उसको डिसिसिवली तोड़ा है, तो ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल दिख नहीं रहा है कोई भी टाइम फ्रेम में। 150 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो मैं समझता हूँ एक अच्छा एक रिवर्सल के अर्ली साइंस आपको देखने मिल सकते हैं, तो आपको अर्ली साइन में नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं। जो प्रीवियस इसका लो था 130 के आसपास का, वहां पे थोड़ा डिमांड जोन है, तो 130 के स्टॉप लॉस से फिलहाल आप बने रहिए और 150 से क्लोजिंग अगर आती है तो आपका लेवल तो एक बार आ ही जाएगा, फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आगे होल्ड करना है नहीं। ओके, अगला सवाल ट्विटर से लेते हैं। कन्हैया जी कोल इंडिया खरीदना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, खरीद ले क्या अभी? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब है वैसा नहीं है, लेकिन काफी एक अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, आप चेस कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क वर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। कोई एक अगर आप आज का हाई भी देखें ना, 263 का 257 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ही दिन में यहाँ पे 2.5-3% निकल गए 1 घंटे के अंदर। तो कब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि सपोर्ट्स काफी डीप है, तो रिस्क वर्ड उतना फेवरेबल बनेगा नहीं। जो चीज मिस हो गया उसको मिस हो गया तो रहने दीजिए, दूसरे स्टॉक्स और भी हैं, इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए। ओके, अंजलि ने कर्नाटक बैंक ले रखे हैं 100 रुपए पे। इस पे अगर आप देखेंगे तो अनिल जी की काफी बड़े ब्रेकआउट्स 81 के आसपास में देखने मिले थे और हमने क्लाइंट्स को भी रिफर करा था, लेकिन वहां पे 50% अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब है वो नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए जब बड़ी ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलते हैं, बड़े अपसाइड देखने मिलते हैं, तो जो सपोर्ट्स है वो काफी डीप हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको आप पकड़ लीजिए, प्रीवियस कैंडल का जो लो है वही 118 रुपए का है, तो आपके पास प्रॉफिट है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। प्रॉफिट बुक कर लें कर्नाटक बैंक में, बेहतर होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट नीचे की है तो आपको मुनाफा हो रहा है। सीमा जानना चाहती है, डॉक्टर लाल पैथ लैब के 21 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 2545 पे और नतीजों के बाद आज अच्छी खासी गिरावट है। दिखाइए क्या भाव इस वक्त चल रहा है इसमें? 2442 है, इनके प्राइस से नीचे आ गया करीब 100 रुपये। क्या करें, लॉस बुक करें क्या? सबसे एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022 के शुरुआत से ट्रेंड लाइन बनाते हैं अगर आप, तो वहीं से घुमा है, 2700 का जो हर्डल थे वहीं से घुमा है और इसके जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 2250 के आ रहे हैं, तकरीबन 200 रुपए करंट भाव से नीचे। तो अगर ये उतना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो तोड़ा तो स्टॉक में और 10% की गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। इनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, 1 साल के ऊपर का है, तो फिर भी एक बार बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। ओके, एक सवाल और रोहित का, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 400 शेयर लेके बैठे हुए हैं,
29 रुपए पे। इनको स्पेसिफिकली टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को एक रिपोर्ट बना के दी थी। हमने 26 में बाय करा था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 23 के अराउंड का था और 34 के हमारे लक्ष्य थे। तो आप 34 के लक्ष्य के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। जो हमारे एंड से जो सपोर्ट्स आएंगे, जो जहाँ पे ब्रेकआउट्स भी थे, 24 के हैं, तो आप 24 के स्टॉप लॉस रखिए। 34 का आपका जो है टारगेट होगा। 24 रुपए का स्टॉप लॉस, 34 रुपए का टारगेट, 29.40 पे टल रहा है। रोहित जी एकदम स्पेसिफिक आपको बता दिया गया है। इसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की हमारे दर्शकों की, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो बाज़ार की स्थिति इस वक्त जो है, ताज़ा स्थिति है कि 3 इंडाइसेस रेड में है, सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप। बैंक निफ्टी लेकिन होल्ड कर रहा है अभी भी। तो इस पर आगे दिन भर में चर्चा होती रहेगी, देखते हैं क्या किस तरीके का मूड बनता है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।